नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग फिर से झारखंड टेट, जी हाँ, झारखंड टेट के क्लासेस में इंटर कर रहे हैं और आप सभी का ग्रांड वेलकम इस क्लास में। और आज हम लोग क्या करेंगे, पेपर 2 लेवल 2 यानी एसएसटी के लिए हिस्ट्री के एक सेट को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये आपका इंडियन हिस्ट्री का एक अलग सेगमेंट होगा जो कि आपका सिलेबस में है। आजादी के बाद का भारत है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमको देखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया गया है कि 1947 जब भारत आजाद हुआ तो 1964 तक यानी नेहरू युग को आपको पढ़ना है। तो नेहरू युग से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 सेट है। इस तीनों सेट को अगर आप बना लेते हैं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये 3 सेट को कंप्लीट करना है। तो चलिए क्लास में इंटर करते हैं और सेट को बनाने का शुरू करते हैं। तो हमारा क्या रहेगा टॉपिक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, यानी आजादी के बाद भारत में क्या क्या सिचुएशन बना, किस प्रकार 1964 तक की स्थिति रही, उन सभी को हमें इस क्लासेस में देखना है। तो टॉपिक हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत है ना, आजादी के भारत, विशेषकर 1964 तक के काल को हमको देखना पड़ता है। यहाँ पे नेहरू युग का, जब तक नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के काल को देखना पड़ता है। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के लिए दिख रहा है सभी को, ठीक है। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता, एक गांधीवादी नेता हुआ करते थे आजादी के बाद हमारे देश के, जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने 1952 में भूख हड़ताल किया था। तो क्या है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए है ना, किसे बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। ये भूख हड़ताल पर बैठे थे 1952 में। तो क्यों, किस राज्य को बनाने के लिए, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु, किस राज्य को बनाने के लिए बैठे थे। तो 1952 में, 1952 में ये आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए बैठे थे, आंध्र प्रदेश। और आपको पता होगा इसमें इसकी मृत्यु हो गई, भूख हड़ताल में इसकी मृत्यु हो गई। ये अलग आंध्र प्रदेश राज्य बनाना चाहते थे। और पहले आंध्र प्रदेश राज्य जो है ना, पहले क्या हुआ करता था, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश राज्य जो हमारा ना हैदराबाद के अंतर्गत आता था। हैदराबाद एक अलग रियासत हुआ करती थी। तो वहां के जो तेलुगु भाषी लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग आंध्र प्रदेश अलग राज्य चाहिए, हम लोग हैदराबाद, ये जो आपका हैदराबाद रियासत है उसके अंतर्गत नहीं रहेंगे। तो इनके बातों को पहले तो सरकार ने नहीं माना, क्योंकि नया राज्य, नया हमारा देश आजाद हुआ था इतने सालों के बाद, और फिर से उसको टुकड़े में वो नहीं करना चाहे। उसको लगता था नहीं, फिर से हम लोग इसको विभाजित नहीं करेंगे, जितना एकीकृत संगठित रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो वो फिर उसे विभाजित नहीं करना चाहती थी भारतीय सरकार। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो काफी लोग आक्रोशित हो गए अपने नेता की मृत्यु के बाद। तो अंततः फिर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा था इनका जो डिमांड था किस राज्य को लेकर था, तो वो हमारा आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश पहले किसका हिस्सा था, हैदराबाद रियासत का हिस्सा हुआ करता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षेश, ये किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ। दक्षेश आप समझ रहे हैं, आप हिंदी हो सकता है आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब मैं आपका इंग्लिश इसका बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने नाम इसका जरूर सुना होगा, दक्षेश यानी शार्क देश का नाम तो आपने सुना होगा, शार्क। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो SAARC, क्या हो गया, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका फुल फॉर्म हो गया साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, हिंदी में हो गया दक्षिण एशिया सहयोग क्षेत्रीय संगठन। यानी दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं, इसमें कितने देश हैं, 8 देश, दक्षिण एशिया के 8 देश हैं, जिसमें हमारा कौन कौन है, 8 देश में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, ये सारे, श्रीलंका है, ये सारे जो 8 देश हैं इनको मिलाकर सार्क का गठन किया गया है, 8 देशों का। प्रश्न है, अभी जो ये सार्क के जो 8 देश हैं इसमें से किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ। संविधान बनाने वाली जो संविधान निर्मात्री सभा है
उसका हाल ही में किस देश में गठन हुआ है। बहुत हाल की बात नहीं, सालों बीत गए, लेकिन फिर भी अभी लेटेस्ट देखा जाए तो किसमें, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव या भूटान, तो वो आपका नेपाल। नेपाल में सबसे लेटेस्ट अभी संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ है, यदि संविधान सभा का गठन हुआ है जो वहां के लिए संविधान बनाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस फसल को बढ़ा। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में। 1966-67 में हरित क्रांति आई थी, जहां पर फसलों का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ा था। तो उसमें से उत्पादन जो बढ़ा हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस फसल का बढ़ा? गेहूं और चावल का, तिलहन का, दलहन का, या इन सभी का? तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन बढ़ा वो बढ़ा था आपका गेहूं और चावल का। अन्य फसलों का भी बढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आपका गेहूं और चावल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग 3 सेट में इसको खत्म कर देंगे और आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? चीन और तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है, असमी, बंगला, मणिपुरी या उड़िया। तो सबसे पहले आपको पता होगा, भारत आप नोट तो यूज करते हैं, कोई भी नोट आप 20 का उठा लीजिए, 50 का उठा लीजिए, 100 का उठा लीजिए, 2000 का उठा लीजिए, 500 का उठा लीजिए, उस नोट पर क्या देखते हैं? उस नोट का बैक साइड जाइएगा, यहाँ पर आपको 15 भाषाओं में लिखा रहेगा। मान लीजिए 20 रुपया लिखा है, उसको 15 भाषाओं में लिखा गया है। बैक साइड का मैं बात कर रहा हूँ, बैक साइड में कितनी भाषा रहती है? 15 भाषाएं। उसी में से एक भाषा ऐसी है जिसमें भारतीय और चीनी दोनों लिपि का यूज हुआ है, वही पूछा जाए कौन सा भाषा उसमें? असमी। वो कौन सा भाषा हो जाएगा? असमी। अगर आपको जीके में यह भी पूछा जाए भारतीय मुद्राओं पर, यानी भारतीय जो रुपये होते हैं उन पर कितनी कुल भाषाएं अंकित रहती है, उस पैसा का नाम कितने भाषाओं में अंकित रहता है, तो आपको टोटल आंसर 17 करना है। क्योंकि आप देखते होंगे सामने वाले जो पैसा का सामने वाला इंटरफेस है, वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश में मोटे अक्षरों में लिखा रहता है, यानी 2 इधर हो गया, हिंदी और इंग्लिश मिला के 2 लैंग्वेज सामने, और 15 हो गया आपका पीछे। तो टोटल मिला के कितना हो गया? ये सब मिला के 17। टोटल कितना हो गया? 17। टोटल 17 भाषाएं रहती है। अगर सिर्फ पीछे पूछा जाएगा तो 15। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की भाषा है? कोंकणी एक भाषा है, वो आपका किस प्रदेश की है ये पूछा जा रहा है। कोंकणी भाषा किस प्रदेश की है? ऑप्शन आपको दिख रहा है, केरल, मिजोरम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश। भाषा का नाम है कोंकणी। किस प्रदेश की भाषा है? तो आपका ये किसका होगा? गोवा। अगर महाराष्ट्र भी ऑप्शन रहेगा तो महाराष्ट्र भी होगा, क्योंकि गोवा और महाराष्ट्र की में ये भाषा बोली जाती है कोंकणी। ठीक है, गोवा और महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत में एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम क्या? नागरिक सुरक्षा संगठन। ये कब बना था आपसे पूछा जा रहा है। देश में पहली बार नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाने का आवश्यकता महसूस हुआ कब? जब भारत और चीन का वॉर चला, उसके बाद जिस प्रकार लोगों का पलायन हुआ, जिस प्रकार अव्यवस्था फैल गई, इसके बाद नागरिकों के बारे में सोचा जाने लगा और नागरिक सुरक्षा संगठन बना। कब बना था? 1960, 61, 62, 63। ये 62 में हुआ था, क्योंकि चाइना वार के बाद बना था। तो चाइना वार कब हुआ था? 1962 में। तो 1962 में ये बना था नागरिक सुरक्षा संगठन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कौन सा देश दक्षिण यानी सार्क का सदस्य नहीं है? अभी इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सार्क में टोटल 8 देश थे और 8 देशों का हमने नाम डिस्कस किया था। तो आप रिकॉल कर लें कि दक्षिण यानी सार्क का सदस्य इसमें से कौन नहीं है। भारत था, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। उससे अलग कौन है आपका? म्यांमार। तो म्यांमार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही सामान्य प्रश्न। हमारा चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि उनका रीजनल कार्यालय भी रहता है। तो लोग यहाँ पे चुनाव का मुख्यालय में मुख्य कार्यालय, मुख्यालय मतलब मुख्य कार्यालय पूछा जा रहा है। तो मुख्य कार्यालय कहाँ है उसका? नई दिल्ली में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू
की मृत्यु के समय प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? आपको पता होगा, जो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु कब हो गई? 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कब हो गई? 1964, 1964 में। तो तत्कालिक रूप से कार्यभार के रूप में एक भारतीय नेता को प्रधानमंत्री बनाया गया। बाद में ऐसे हम लोग पढ़ते क्या, नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए, है ना, जो कि उनके लोकसभा के जो सदन के नेता होते हैं उसको बनाया जाता है। बाद में लाल बहादुर शास्त्री को लोकसभा के द्वारा सदन का नेता चुना गया, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन तत्कालिक रूप से कि देश में प्रधानमंत्री का पद रिक्त न हो जाए, इसके लिए तत्काल कार्यभार किसे दिया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा। और आपको पता होना चाहिए गुलजारी लाल नंदा दो बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे, 2 बार। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और फिर जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, इसकी भी मृत्यु हो गई कहाँ? ताशकंद में, भारत से बाहर अचानक से इसकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद फिर से कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो गुलजारी लाल नंदा ही बने थे। तो ये कितने बार बने? 2 बार। एकमात्र नेता है जो कि 2 बार आपका कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, है ना, प्रभार में, कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? यानी संविधान को अगर आपने पढ़ा होगा, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची, वहां पे भारतीय भाषाओं के बारे में वर्णन है। तो वहां पर कितनी भाषाएं शामिल की गई है, आपसे ये पूछा जा रहा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है, ये पूछा जा रहा है। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है, यानी जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, वहां पर वर्तमान में 22 भाषाएं भी शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका ग यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? अभी आपसे पूछा 26वां राज्य, झारखंड कौन सा राज्य है? भारत का कितने नंबर का? ये आप कमेंट में बताएंगे कि झारखंड कितने नंबर पे बना था। आपसे पूछा भारत का 26वां राज्य कौन सा है, तो झारखंड के समय ही बना था, कुछ दिन पहले बना था। कौन सा? उत्तराखंड, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़? तो 26 नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ का नाम आता है। किससे बना था अलग होके? छत्तीसगढ़ एमपी से, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। और ये भी 2000 ईस्वी में ही बना था, लेकिन ये पहले बना था, कुछ दिनों की बात है। तो 26वां नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ आएगा। 26वां नंबर पर छत्तीसगढ़, याद रखना भी आसान है, 26 और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये ट्रेडिशनल प्रश्न, ये सब प्रश्न आसान है ना, जीके वाला प्रश्न है, लेकिन ये सब प्रश्न भी पूछ लिया जाता है आपके सेट में। आप देखेंगे कोई भी एग्जाम हो, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे ना जो सभी बच्चे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये उसी टाइप के प्रश्न, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर लिया कि आपको किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। प्रथम राष्ट्रपति कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या जवाहरलाल नेहरू? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद। ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए। पंचशील किसके किसके बीच हुआ था? पहले आप ये कमेंट में बताएं। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और किस देश के बीच, ये आप कमेंट में बताएंगे। कब हुआ था ये मैं बता देता हूं, 1954 में हुआ था। 1954 में इसमें कुछ एग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच। तो ये भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1954 में? नेहरू जी थे। एक तरफ तो नेहरू जी रहेंगे, अब दूसरे तरफ आपको चूज करना है कौन थे। नेहरू और चाउ एन लाई, नेहरू और मंडेला, गांधी और चौधरी, एन लाई, गांधी और मंडेला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चीन वाला कौन सा है? चीन वाला तो ये है, नेहरू और चौएन लाई। नेहरू और चौएन लाई थे जो वहां के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच 1954 में पंचशील समझौता। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा के प्रधान कौन थे? संविधान सभा के प्रधान कौन थे? ये बहुत ही कह सकते हैं कि कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट करता है, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, तो उसे ही यहाँ पर संविधान सभा का प्रधान मानना चाहिए। तो संविधान सभा का प्रधान किसको मानना चाहिए? राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद नहीं है। जब राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में रहेंगे तो वैसे प्रश्नों में हमें राजेंद्र प्रसाद करना है,
लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे, हमें वहां पर सीधे और सीधे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को। तो बी आर अंबेडकर के साथ हम लोग चल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप सभी के लिए, और क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए? यानी सबसे अंत में संविधान सभा के सदस्य जब मिले और हस्ताक्षर किए तो वो डेट कब था, आपसे ये पूछा जा रहा है। यानी संविधान सभा के जो मेंबर मिले थे ना, सबसे लास्ट बार कब मिले? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए? सबसे लास्ट में एक मीटिंग उनकी हुई थी, वहीं पर जो छूटा बढ़ा साइन था वो सिग्नेचर हुआ। इसके पहले 26 नवंबर 1949 को ही आपको पता होगा भारत का संविधान कंप्लीट हो गया था। उसी समय मैक्सिमम जो मेंबर थे ना, इन्होंने साइन कर दी थी। 26 नवंबर 1949 को ही मैक्सिमम लोगों ने साइन कर दी थी, लेकिन जो छूटे बढ़े थे उनका अंतिम रूप से साइन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सभी अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को मिले, और जहां भी सिग्नेचर वगैरह छूटा था सिग्नेचर कर दिए, और अंतिम बैठक के बाद हर चीज फाइनल हो गया, और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया हमारे देश में। तो फिलहाल ये आप सभी के लिए कर सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, जहां पे हम लोगों ने क्या देखा, इंपॉर्टेंट सेशन में आपका आजादी के बाद भारत यानी नेहरू युग के काल को हम लोग देख रहे हैं, और उससे जुड़ा प्रैक्टिस सेट को हमने सॉल्व किया। और ऐसे ही इससे जुड़ा हुआ 3 प्रैक्टिस हम लोग बनाएंगे, 3 में ही काम खत्म। इसके बाद आपको आजादी के भारत को पढ़ना नहीं है। एक 15 का सेट आज दिए और 2 सेट मिलेगा, इसी में आपका काम फिनिश हो जाएगा। इस सेशन को फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों के चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन में जरूर क्लिक कर लें, ताकि फर्दर जो भी क्लासेस की वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए क्लासेस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।